हमारे भारत की संस्कृति को, भारत की एकता को और भारत के लोगों के बीच में अगर कोई सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को इस बात को जरूर बताते हैं कि आने वाले समय में किस तरह का संकट है, और अगर इस संकट से नहीं बचाया तो हमारे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाएगा। क्रिमिनल होना बहुत आसान है, लेकिन अपने देश की संस्कृति और सेकुलरिज्म के रास्ते पे चलना मुश्किल है। आज तक जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लिए हैं उससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, भारत के लोगों का नुकसान हुआ है। जिस तरीके से नोटबंदी के बाद पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और जिस तरीके से जीएसटी लागू किया गया बिना तैयारी के, जिन कानूनों का सरलीकरण होना था, जिन कानूनों से हमारी अर्थव्यवस्था को और व्यापारियों को सहूलियत मिलनी थी, इतने बड़े पैमाने पर संशोधन होने के बाद भी हमारे व्यापारी निराश हैं। और हम जानना चाहते हैं कि जो कानून किसानों को नहीं पसंद, आखिरकार वो कानून किसानों पे क्यों थोपे जा रहे हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिस्ड कॉल की परंपरा बहुत निभाते हैं। जब उन्हें सदस्य बनाना होता है तो वो कहते हैं कि हाँ, फोन करिए, मिस्ड कॉल दीजिए, हम आपको सदस्य बना देंगे। हम उन्हीं से कहना चाहते हैं कि कम से कम किसानों के लिए वो मिस्ड कॉल नंबर जारी करें जिसपे उन्हें एमएसपी मिल जाएगी, और वो एमएसपी जिसमें उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आखिरकार डीजल पेट्रोल का जो मुनाफा आ रहा है, जो कीमत बढ़ाने के बाद मुनाफा आ रहा है, वो आखिरकार मुनाफा जा कहां रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, सरकारें उनकी हैं, कि जो जनता से वसूला जा रहा है पैसा वो किस रूप में किस जगह इकट्ठा हो रहा है। पूरे देश के इतिहास में और इस डेमोक्रेसी में और खासकर उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा के परंपराएं रही हैं उसमें अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स अगर सबसे ज्यादा किसी ने इस्तेमाल किए होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे भी वापस लिए हैं। ये पत्रकार साथी इतने समझदार हैं, इनसे ये कहिए मैं कुछ भी कहूं, वो कुछ भी कहें, अरे कम से कम सच तो बता दो आप। और अगर आपने सच बता दिया तो जेल अच्छी है बनारस की कि नहीं? अगर आपने सच दिखा दिया तो ठोक दिए जाओगे। समाजवादी पार्टी के अकेले एक आंदोलन में, जो किसान आंदोलन था, लगातार अभी भी चल रहा है, उसमें 10,000 हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हैं। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ये हमारे समाजवादी लोग नया नया सीखे हैं व्हाट्सएप, इसीलिए ट्रेनिंग। ये हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रास्ते पे मत जाइए। हम अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह भाषा इस्तेमाल मत करिए और कांग्रेस जैसी साजिश वाले रास्ते पे मत जाइए। आपका रास्ता साफ है, आपको लोकतंत्र बचाना है, आपको समाजवादी रास्ता अपनाना है, सेकुलर रास्ता आपको तय करना है। महिला सम्मान की हमेशा बात करते हैं। महिला सम्मान इससे ज्यादा क्या होगा? हमारे बगल में भी महिला बैठी हैं। वो 7 बनारस के बाद छूट गया, और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेगी, छोटे पार्टियों के साथ गुंजाइश समाजवादी पार्टी रखेगी। समाजवादी पार्टी दक्षिणा देने पे भरोसा रखती है और वो गुप्त होता है। हमारी वैदिक परंपराओं में, हमारी माइथोलॉजी में, हमारे धर्म में चंदा शब्द कहीं नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने अब चंदा शब्द ही बदल लिया जब से हमने चंदा पे सवाल उठाया। अब वो दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन याद कीजिए पहले दिन क्या कहा था, समाजवादी पार्टी दक्षिणा देती है, दक्षिणा देगी, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अभी भी मंदिर होकर के आए, दक्षिणा देकर के आए। आज से 10 साल पहले भी हम किसी मंदिर में गए होंगे, वहां दक्षिणा दी है। समाजवादी पार्टी लगातार परिवार के साथ है, आजम खान साहब के साथ है। ये लड़ाई कागज और कानून की है, और आप तो बनारस में जानते हो, देखते होंगे, कोई ऐसा नाराज हो जाए कोई भी मुकदमा लग जाएगा आप पर, कोई भी तहसीलदार नाराज हो जाए कहीं भी नाप लेगा। यूपी की जनता बहुत समझदार है, यूपी की जनता बहुत जागरूक है, उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है। यहाँ का नौजवान लैपटॉप वही चाहता है जो आज भी चल रहा होगा। आप जाकर के बनारस में किसी वार्ड में दिखाइए, समाजवादी पार्टी का दिया हुआ लैपटॉप आज भी चल रहा होगा, और उसके ऑन होने में
आज भी नेताजी हम ही दिखाई दे रहे होंगे। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूरा सहमत हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा फेस में चुनाव कराया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा परेशानी पैदा की जाए। और मैं एक बात और उसमें जोड़ूंगा कि आदरणीय ममता बनर्जी जी को यह कहना चाहिए कि पोलिंग एजेंट के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट होना चाहिए। अगर एजेंट अंदर नहीं हुआ तो उम्मीद नहीं कर सकते हो कि फेयर इलेक्शन होगा। मैं यहीं से जितने भी हमारे समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, जानने वाले, हम सबसे कहेंगे ममता बनर्जी जी का समर्थन करें, उन्हें जिताएं, फिर एक सरकार बनाएं। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। देखिए, इस जगह मुझे नहीं पता कितने लोगों ने क्योटो देखा होगा। मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने क्योटो अपने जीवन में देखा है वो हाथ ऊपर खड़ा कर दें। क्योटो देखा है? दो हो गए, एक मैं हूं, एक ये हैं। मैं असली क्योटो की बात कर रहा हूं। मैं फिर एक बार कहता हूं पत्रकार साथियों से कि जिन्होंने क्योटो देखा हो वो हाथ खड़ा कर दे, और इसमें शायद मैं अकेला ही हूं जिसने क्योटो देखा है। मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से 1000 साल में भी बनारस क्योटो नहीं बन सकता। उत्तर प्रदेश का वोटर समझदार है। इस बार वो देख रहा है 100 नंबर गाड़ी जो 112 हो गई। बताओ अच्छी योजना थी कि नहीं थी? एम्बुलेंस चल रही थी कि नहीं चल रही थी? वर्णा कॉरिडोर, आपके फ्लाईओवर्स, आपके 4 लेन 6 लेन, आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादियों ने दिया। ये जो एक मिनट जो प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया गया, पूरी जमीन समाजवादी पार्टी ने ली थी। उसका अलाइनमेंट समाजवादी पार्टी का है। टेक्निकल जितना भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे वो समाजवादी सरकार के थे। अरे हमारे मुख्यमंत्री तो जानते नहीं है फ्लाईओवर कहां बनना है, कलवर्ट कहां बनना है, वे साइड एमिनिटीज क्या होती हैं, मीडियन क्या होता है। अरे हमारे मुख्यमंत्री जानते ही नहीं, इसलिए 4 साल से ज्यादा समय लगा दिया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि एक्सप्रेस वे से बनारस को नहीं जोड़ा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आपके जोड़ने में कितना टाइम लगेगा? गाजीपुर में जिस हिस्से से जा रहा है, अगर एनएचआई के अलावा एक्सप्रेस वे से जुड़ जाता तो सोचो आप कैसी बात होती। तो आपको भी वही एक्सप्रेस वे पे चलने का मौका मिलता जिस तरीके से आप दिल्ली से लखनऊ चले जाते हो, और 200 की भी स्पीड पता नहीं लगती कहां जा रही है। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, सबसे ज्यादा 4 लेन 6 लेन, बिजली का काम। आप मुझे बताओ, बनारस में अंडरग्राउंड केबलिंग किसने दी? वर्णा किसने दी? किस मोहल्ले में लैपटॉप दिया कि नहीं दिया? गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज किसने दिया? गाजीपुर में ताड़ी पार वाली सड़क किसने दी? यहाँ पे जो ब्रिजेस हैं वो किसने दिए? घाट किसने दिए? घाट पे गाना किसने दिया? बिजली 24 घंटे किसने दी? और हमारी मत मानो, अपनी मत कहो, वो जो बुजुर्ग हैं जिन्हें रिटायर कर दिया, अरे जो बुजुर्ग हैं, श्याम देव चौधरी जी है, सुनिए एक मिनट। अगर हमारी मत मानो, अपनी मत कहो, अरे कम से कम उन बुजुर्ग का कहना मान लेना। और याद रखना, उस समय जो जिलाधिकारी थे और उस पुलिस कप्तान थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इनका धरना तुड़वा दो, नहीं जान चली जाएगी। क्योंकि भूख हड़ताल पे बैठ गए इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है 24 घंटे। जब मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा, एक ही निवेदन मैंने उनसे किया। मैंने कहा क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है तो मैं आज ही 24 घंटे बिजली कर रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये कहना कि उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा दो। लेकिन आज इतने साल हो गए हैं, आज भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा तो बढ़ा नहीं। लेकिन आप जब घर जाओगे और अगले महीने जब बिजली का बिल आएगा तो ज्यादा दोगे कि कम दोगे? आपकी सरकार आएगी तो फ्री देंगे क्या बिजली? आपकी सरकार आएगी तो बिजली फ्री रहेगी यूपी की? हम कुछ नहीं बताएंगे, बीजेपी वाले सुन के कर देंगे। हमें खौफ नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी को लाल टोपी से खौफ है। और ये अगर आपका मोबाइल का लाल रंग देख लेना तो समझ लो क्या होगा आपके साथ। बनारस में आए, बनारस से स्मार्ट कोई शहर है क्या? यहाँ की ठंडाई पीने के बाद यहाँ से स्मार्ट ज्यादा कौन हो सकता है?